आप सभी को मालूम है इस बार की जो परीक्षाएं हो रही सीबीटी एग्जाम हो रही है जिसमें सभी का परीक्षा एक साथ नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनका पेपर हो चुका है। उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन आया था, और उन्हीं सभी में से मैं आप तक यहाँ पर जो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, मैंने उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पर करीब मैं आपको 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे मैंने कवर किया है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र होंगे आईटीआई से, सेकेंड ईयर से, यदि आप आईटीआई है सेकेंड ईयर से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है कि यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या मोटर का प्रभाव क्या होगा। जिसमें क्या होगा, इसमें जो मोटर होगा वो चलेगा ही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। इसमें आपसे दोष पूछा गया था, और इसमें ध्यान रखिएगा दोष जो होता है इसमें स्टेटर जो वाइंडिंग होती है उसमें आंशिक रूप से लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। इसमें जो रक्षा करता है उसको हम बोलते हैं अतिधारा, जो कि अतिधारा जो इसमें दिया गया हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन दिया गया, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यदि प्रभाव की बात किया जाए तो मोटर जो होगी बहुत ही कम गति से चलेगी, ये इसका बहुत ही बड़ा रीजन हो जाता है, और इसी को हम प्रभाव बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। कोई भी मोटर आपके पास है, यदि उसे मेन सप्लाई से जुड़े हुए जो कि फ्यूज से कनेक्टेड है, यदि जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो फ्यूज जल जाता है या उड़ जाता है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो वाइंडिंग में कुछ खराबी हो सकती है जिससे ज़्यादा उस पर लोड जा रहा है, और लोड जाने के कारण जो आपका फ्यूज है वो जल जा रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार की कम्यूटेटर मोटर प्रकार की तरह वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्गीकृत किया जाता है प्रतिकर्षण मोटर की तरह, अर्थात इंग्लिश से बात करें तो जिसको हम रिपल्सन मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्रित स्विच का क्या कार्य है। जो अपकेंद्रित स्विच होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के नाम से भी जानते हैं, उसका यहाँ पर कार्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो कार्य होता है, जो आरंभिक वाइंडिंग होती है उसको भी संयोजित करना, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकेंद्रों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। मतलब कि हिस्टेरिसिस जो मोटर होता है इसका ही उपयोग क्यों किया जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आकार में छोटा है इसलिए, या उच्च दक्षता का इसलिए, या शांत प्रचालन है इसलिए, या कम त्रुटि प्रचालन है इसलिए। इसका जो सबसे बड़ा रीजन बनता है ये क्या है, शांत प्रचालन, मतलब कि इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है। टार्क, ठीक है, टार्क पूछा गया है। यूनिवर्सल मोटर में होता है, या कैपेसिटर स्टार्ट के कैपेसिटर रन मोटर में होता है, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में होता है, या अदर इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
लेकिन आप ध्यान रखिएगा प्रतिरोध शुरू में इंडक्शन और मोटर में ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडर होती है, मिक्सर में या गार्डनर में या छत के पंखा में या वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, जो कि छत के पंखा में आपका वाइंडिंगर होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टार्क का होता है। तो जो स्टार्टिंग टार्क जो होता है सबसे जो ज़्यादा होता है वो यूनिवर्सल मोटर में ही होता है। आप इस तरह भी इसको जान सकते हैं। यदि सिंगल फेज मोटर की बात किया जाए तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर तुलना किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो वो आपका इम्पल्सन जो मोटर होता है यूनिवर्सल मोटर, यही इसमें सबसे ज़्यादा टार्क होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्टेड नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव होगा। अपकेंद्री स्विच, जिसको मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगल स्विच के भी नाम से इसे जाना जाता है इंग्लिश में। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका इसमें मोटर सामान्य रूप से चलेगी या अदर ऑप्शन दिए गए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। जो अल्टरनेटर होता है वो किस में रेटेड किया जाता है, उसकी रेटिंग किस में होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि ट्रांसफार्मर का भी पूछा जाए या अल्टरनेटर का भी पूछा जाए तो हम केवीए ही मारते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन का गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें आपसे सूत्र का पूछा गया है, किसका सूत्र पूछा गया है, तो ये प्रतिशत वोल्टेज अल्टरनेटर में पूछा गया है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वी एन एल माइनस वी एफ एल अपान आपका वी एफ एल, और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए हम गुणे 100 कर देते हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। और इसमें जो हमारा सही मैच कर रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें। यहाँ पर किस में पूछ रहा है, सिंक्रोनस जो सिंक्रोस्कोप होता है उसका उपयोग पूछ रहा है कि इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है दोस्तों, जो कि इसका उपयोग किया जाता है समानता के लिए किया जाता है और सही तुरंत संकेत भी देता है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है। इसमें आपका उस उपकरण का नाम पूछा गया है। तो इस उपकरण को हम एक्साइटर अर्थात उत्तेजक के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। जो हंटिंग होता है उसका प्रभाव का कारण क्या होता है। इसके प्रभाव का कारण होता है जो कि लोड में जो निरंतर उतार चढ़ाव होता है उसी को यहाँ पर बोला जाता है। सबसे बड़ा ये रीजन है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वो क्या होता है। धातु दिष्टकारी होता है या मरकरी आर्क दिष्टकारी होता है या अर्धचालक डायोड होता है या तुल्यकालिक कन्वर्टर होता है। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जो कि सिंक्रोनस कन्वर्टर होता है अर्थात तुल्यकालिक कन्वर्टर होता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन देगा। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो इसमें जो ओवरलोड किया जा सकता है उसको हम दिष्टिकारी यूनिट के नाम से जानते हैं। तो जो दिष्टिकारी यूनिट दिया गया है यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दिष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला या डाला जाता है, या क्या रीजन है इसका ऐसा करने का। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें आपका होता है जो कि बहुत ही कम अर्थात बहुत ही कम जो शक्ति युक्ति होती है उसके लिए किया जाता है।
वेरी लो पावर डिवाइस की जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य जो अनुप्रयोग होता है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, अर्थात पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस करने के लिए किया जाता है इसका। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग्स का क्या कार्य है। जो तुल्यकालिक मोटर होता है उसमें डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य होता है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसका दोस्तों क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसको शुरू करें, मतलब स्टार्ट करें, अर्थात स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। अर्थात यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। डीसी की आपूर्ति की आवश्यक क्यों पड़ती है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए डीसी आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो इन्वर्टर्स और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको तुल्यकालिक कन्वर्टर बोला जाता है। मैं ये 2 बार क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो क्षेत्र प्रतिरोध में होता है या आर्मेचर प्रतिक्रिया में होती है, या कौन कौन सी यहाँ पर क्रिया यहाँ पर दिया गया है, सभी को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया में होती है, अर्थात आर्मेचर प्रतिरोध में होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी दिया गया। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है।